नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है औजार टूल्स, और टूल्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जिसको आप सूक्ष्म मापी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ सूक्ष्म मापी क्यों कहा गया है इसको, और माइक्रोमीटर का कार्य क्या है? माइक्रोमीटर का कार्य जो है किसी तार या जॉब की मोटाई यानी कि व्यास मापना। तार में तो आप समझ ही गए हैं कि कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लोहे का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ जॉब से मतलब है कि कोई भी जॉब जो है, जॉब का मतलब कार्यखंड, और कार्यखंड में कोई सीट हो सकती है या कोई छोटा जो है आपका कोई उपकरण हो सकता है। उस उपकरण में कोई विशेष प्रकार का कोई पुर्जा हो सकता है। उस पुर्जे की जो है अपने को मोटाई लेनी है, उसका व्यास जो लेना है, तो अपन किससे नापेंगे? माइक्रोमीटर से। दोस्तों, माइक्रोमीटर के अलावा भी अपने पास में एक उपकरण है जिसको आप SWG वायर गेज कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो सूक्ष्मता से नहीं नाप पाता है, यानी उसके अंदर जो है आप उसका जो लिया गया माप जो होगा वो सुग्राही नहीं होगा, वो यथार्थ नहीं होगा। इसीलिए आप जो है वो माइक्रोमीटर को यूज करते हैं। माइक्रोमीटर से जो मापा गया मान होगा वो होगा सूक्ष्म, छोटा और सुग्राही। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो है सूक्ष्म मापी। दोस्तों, आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, कई बार नट बोल्ट के सिद्धांत की जगह जो है वो ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, रोटरी फास्टनरों के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, रोटरी फास्टनर जो होते हैं वो नट बोल्ट ही होते हैं, और नट बोल्ट जो है वो बेसिकली अपने को दिखने में ऐसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से इसमें फलक बने हुए होते हैं। ये जो है नट है, जिसको आप हिंदी में जो है वो डेबरी भी कहते हो। इसके अलावा बोल्ट जो होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ थ्रेड्स बनी हुई होगी, चूड़ियां बनी हुई होगी, ये आपका बोल्ट कहलाता है। तो नट बोल्ट के सिद्धांत पे कैसे कार्य करेगा, यानी जिस प्रकार से आप बोल्ट के अंदर नट को कसते हैं खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका माइक्रोमीटर जो होता है उसमें भी आप जो है वो खोलते हो और कसते हो, और खोलने और कसने पर उसका एक मेजरिंग फेस जो है उसमें किसी भी आप कंपोनेंट को रखेंगे, किसी भी आप पुर्जे को रखेंगे, और उसका व्यास जो है आप नाप सकते हैं। अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि माइक्रोमीटर जो है उसी को सूक्ष्म मापी कहा जाता है, और इसका बेसिकली जो कार्य है वो किसी तार की या किसी जॉब की मोटाई या व्यास नापने का काम है। और ये माइक्रोमीटर जो होते हैं वो नट बोल्ट के सिद्धांत पे या रोटरी फास्टनरों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और नट और बोल्ट ऐसे आपको दिखाई देते हैं। आगे फिर मैं इसमें और बात करता हूं दोस्तों। यहां इसका अल्पतमापांक आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यतः मुख्यतः माइक्रोमीटर
0 से 25 mm तक का व्यास मापने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको यहां पर अल्पत मापांक जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्पत मापांक से कम जो मापा गया मान है वो अल्पत मापांक कहलाता है, जिसको आप लिस्ट काउंट के नाम से भी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 25 mm तक नाप सकता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अल्पत मापांक क्या है यहाँ पर। तो अल्पत मापांक के लिए यहाँ पर 1 mm जो होगा उसमें आप 100 का भाग देंगे। तो 1 mm में आप 100 का भाग देते हैं तो 0.01 mm आपके पास में आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अल्पत मापांक होगा, लिस्ट काउंट जो होगा वो होगा 0.01 mm। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो है आपसे वर्नियर माइक्रोमीटर का भी अल्पत मापांक पूछा जाता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पत मापांक, तो ये भी आपको पता हो कि 0.001 ये इंच में होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपको केवल आपसे माइक्रोमीटर का अल्पत मापांक पूछे तो आपको बताना है 0.01 mm, और यदि आपसे वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पत मापांक पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे 0.001। आपको यहाँ यह भी पता हो कि 1 mm में 0.00039 इंच होता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, कई बार हो सकता है आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सके, तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही कि माइक्रोमीटर जो है, सामान्य जो माइक्रोमीटर होता है वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। यहां जो है ये आकृति जो है दोस्तों, ये जो आकृति है ये कई बार जो है सी फ्रेम कहलाती है, सी फ्रेम, और कई बार इसको जो है वो यू फ्रेम भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सी की आकृति में है तो सी फ्रेम कह दिया, कईयों में थोड़ा जो है इस प्रकार से होता है तो वो फिर यू फ्रेम कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बताया गया कि सामान्य जो माइक्रोमीटर है वो किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। आगे मैं बात करता हूं मैं इसी के भागों की। तो कौन कौन से भाग होते हैं इसके लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसको सी फ्रेम या यू फ्रेम कहते हैं। यहां पर ये 0 एडजस्टेबल पेच होता है यहां पर, जिसको मैं यहां पर शून्य समायोजक पेच के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों इसका स्पेंडिल होता है। यहां ये एनविल कहलाता है। स्पेंडिल और एनविल के जो बीच का हिस्सा है इसे आप मेजरिंग फेस कहेंगे। ये दोस्तों लॉकिंग नट है। इसे आप डेटम कहेंगे। इस डेटम पर ये जो लाइन है इसे आप डेटम लाइन या मुख्य लाइन के नाम से जानते हैं।
यहां इस डेटम लाइन के ऊपर वाला जो स्केल है दोस्तों, इसे आप मुख्य स्केल के नाम से जानते हैं। मुख्य स्केल जो होगा वो बेसिकली mm में होगा, यानी 0 से 25 mm वाला है तो 0 से 25 तक की काउंटिंग ऊपर की साइड में लिखी हुई होगी। और दोस्तों ये जो नीचे की साइड में है, इसे आप सब स्केल कहेंगे। सब स्केल जो है वो वास्तव में जो मुख्य स्केल में जो mm था उसी का ही जो है वो डिवाइडेशन कर रखा है, यानी नीचे वाले जितने भी होंगे वो सब 1 mm के 2 हिस्से कर करके बनाए हुए हैं। यहां पर इसे आप थिम्बल कहेंगे, और थिम्बल के ऊपर दोस्तों ये जो स्केल दिया हुआ है इसे आप थिम्बल स्केल कहेंगे। थिम्बल स्केल जो है वो 1 mm के 100वें हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है। इसे आप रेचिट स्टॉप कहेंगे। रेचिट स्टॉप। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने पढ़ा यहाँ कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से भाग होते हैं। अब माइक्रोमीटर के जो आपने भाग पढ़े उससे अपन देखते हैं कि कैसे अपन मेजरमेंट करें, कैसे अपन किसी का व्यास नाप सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। दोस्तों ये माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एनविल है और इसे स्पेंडल कह रहे हो आप, और स्पेंडल और एनविल के जो बीच का हिस्सा है ये मेजरिंग फेस है। तो जाहिर सी बात है आप मेजरिंग फेस में जो है किसी कंडक्टर को रखेंगे और कंडक्टर को रख करके और इधर से आप रेचिट को जो है वो घुमाएंगे। तो जब रेचिट को आप घुमाते हैं तो ये नट बोल्ट की तरह आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से आप नट बोल्ट कसते हैं ठीक उसी प्रकार से जो है इस रेचिट को घुमाया जाएगा, और रेचिट को घुमाने पर ये मेजरिंग फेस जो है वो एनविल और स्पेंडल के बीच में आपका जिसका व्यास नापा जा रहा है वो कंपोनेंट जो है वो बीच में आ जाएगा और एक किट की आवाज आएगी। और किट की जब आवाज आती है दोस्तों तो आप जो है इससे लॉकिंग नट से इसके माप को लॉक कर देते हैं, यानी इसको ऊपर की साइड में कर देंगे। तो ऊपर की साइड जैसे ही करेंगे आप तो जो भी यहाँ पर माप आई है स्केल के ऊपर वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। दोस्तों लॉक होने के बाद में आप रेचिट स्टॉप को आगे करो चाहे पीछे करो वो किसी भी प्रकार से इस माप को नहीं देगा, यानी इसका माप जो है उसको स्थायी रखने के लिए ही आपने जो है वो लॉकिंग नट से इसको लॉक किया है। तो लॉकिंग नट से आपने लॉक कर दिया है। अब आप क्या करते हैं, यहां पर जो भी रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर को आप जब काम में लेते हैं तो काम में लेने से पहले एक बार रेचिट प्रेस को आप घुमाते जाओगे और यहाँ एनविल और स्पेंडल के बीच का ये जो गैप है वो कंप्लीट खत्म करने के बाद यहाँ स्केल देखा जाता है, और यहाँ स्केल जो है उसमें ये जो डेटम लाइन है इस डेटम लाइन के सामने यहाँ ये थिम्बल जो है इस थिम्बल के स्केल में यहाँ पर शून्य आना चाहिए। यदि शून्य नहीं आता है तो यहाँ का जो पेज है जिसको आप जीरो एडजस्टर पेज कहते हैं उस जीरो एडजस्टर पेज की सहायता से उसको शून्य करेंगे, और जब शून्य हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इस मेजरिंग फेस में आपको क्या रखना है, किसी कंपोनेंट को रखना है, किसी तार को रखना है जिसका आपको व्यास ज्ञात करना है। उसको रखने के बाद आप रेचिट प्रेस को नट बोल्ट की जैसे घुमाएंगे, घुमाने पर ये स्पेंडल आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके और ये इधर तो एनविल के टच हो जाएगा और इधर स्पेंडल के टच हो जाएगा। इसका गैप जो है वो कंप्लीट जो है वो समाप्त हो जाएगा और किट की आवाज आती है, और किट की आवाज आने पर अपन समझेंगे कि इसका जो बीच का जो गैप था
वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है आपको यहाँ से लॉकिंग नट की सहायता से इसको लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद में अपने को यहाँ की रीडिंग पढ़नी है। अब दोस्तों रीडिंग कैसे पढ़नी है वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये माइक्रोमीटर है, ये आपका माइक्रोमीटर है। दोस्तों आपने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पर ये जो है इसमें ऊपर की साइड में जो होगा वो 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm यानी mm के अंदर ऊपर मुख्य स्केल चल रहा है और जस्ट इसके नीचे जो होगा वो सब स्केल चल रहा है। और यहाँ पर आपने पढ़ा कि बिल्कुल यहाँ सामने 0 होगा, शून्य होगा, यहाँ बिल्कुल सामने 0 होगा, फिर इसके बाद में 5 होगा, फिर इसके आगे फिर 10 होगा और इधर की बात करें अपन तो यहाँ 95 होगा और इधर से ऐसे चलें तो यहाँ 90 होगा। इस प्रकार से जो है आपका थिम्बल स्केल होगा। दोस्तों अभी बात करें अपन कि जो अभी आपको जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 2 3 4 यानी कि 4 mm तो पूरा का पूरा आ ही रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 4 के आगे देख सकते हो आप यहाँ पर एक सब स्केल का पॉइंट भी है, तो सब स्केल का पॉइंट है, इसका मतलब 0.5 mm और आ रहा है। फिर उससे भी आगे जो है फिर यदि यहाँ पर कोई रीडिंग होती तो उस रीडिंग को लेते हैं, लेकिन रीडिंग यहाँ पर 0 आ रही है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर 5 होगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रीडिंग 5 को दर्शाया जा रहा है। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं, उन सब में अपने को समझ में आएगा कंप्लीट। एक उदाहरण तो अपना ये था, दूसरा उदाहरण की बात करूं मैं तो अपना स्केल कुछ इस प्रकार से है। मैं केवल स्केल बना रहा हूं। अब ये आपका यहां पर थिम्बल आ गया है, यहां पर ये सब स्केल है नीचे, यहां पर मैं यदि लिख दूं 40, यहां 45 लिख देता हूं, यहां पर जाहिर सी बात है 35 होगा। तो इस प्रकार से मान लो अपने पास में कोई स्केल है, तो इस स्केल को अपने को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 1 mm 2 mm 3 4 और 5 यानी कि 5 mm जो है वो तो कंप्लीट सीधा सीधा आ ही रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं यहां पर इसके आगे देखो आप, यहां सब बता रखे हैं अपने को, तो यानी 1 यहां तक था तो यहां पर 1.5 हो गया, यहां पर 2 है तो यहां 2.5 हो गया, यहां पर 3 है तो यहां 3.5 हो गया, यहां पर 4 है तो यहां 4.5 हो गया, यहां पर 5 है तो यहां 5.5 हो गया। तो जाहिर सी बात है 5.5 इसका मतलब 0.5 mm का स्केल सब स्केल में आ रहा है। उसके बाद में अपन चलते हैं अब थिम्बल की ओर, और आपका जो थिम्बल स्केल है उस थिम्बल स्केल का रीडिंग आ रहा है 40। तो 40 आ रहा है और आपने बताया कि यदि इसका 40 आ रहा है तो इसमें आप 100 का भाग देंगे तो इसका मतलब 0.4 mm ही तो हुआ। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको 0.4 mm को और इसके अंदर काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपने देखा कि पहले 5 था, फिर आपने 0.50 जोड़ दिया, उसके बाद में 0.40 जोड़ दिया, यानी कि अपने पास में जो वास्तविक जो रीडिंग आई वो आ गई 5.9। तो 5.9 mm जो है वो वास्तविक रीडिंग हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है
कि ऊपर वाला जो स्केल होगा, ऊपर वाला जो स्केल होगा वो मुख्य स्केल है, नीचे वाला सब स्केल है, और यहाँ पर आपने जो है वो 1 mm के 100 हिस्से कर रखे हैं। तो जाहिर सी बात है थिम्बल का स्केल जो होगा वो 1 mm के 100 भागों में बांट करके अपने को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर से हम जो है वो रीडिंग ले पाएंगे। आगे फिर दोस्तों बात करते हैं हम यहां पर आपको डिजिटल माइक्रोमीटर दर्शाया गया है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर में दोस्तों क्या होता है कि यहां पर एक डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है। डिजिटल डिस्प्ले यूनिट, या पूरा मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ होता है। इसमें भी दोस्तों कार्य वैसे ही होगा कि आप मेजरिंग फेस जो होगा उस मेजरिंग फेस में किसी कंडक्टर को रखेंगे और इधर से जो है आप रेचिट जो है उस रेचिट को घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये लॉक कर दिया जाएगा इसके जो भी मान है लॉकिंग नट से। लेकिन यहाँ पर आपको रीडिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था है, इसमें एनालॉग भी बता रखा है आपको और डिजिटल भी बता रखा है। तो आप यहाँ पर एनालॉग की रीडिंग नहीं लेकर के डायरेक्ट ही जो है वो डिजिटल डिस्प्ले पर यूनिट ले लेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसमें जो आंशिक गलती होती है वो गलती भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर डायरेक्ट ही जो है वो अंकों में दर्शाया जा रहा है। इस डिस्प्ले के अंदर जो है वो एलईडी लगे हुए हैं और वो एलईडी जो है जो भी मान आएगा उसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि डिजिटल माइक्रोमीटर जो होते हैं वो सुग्राही होते हैं, सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब उनके द्वारा लिया गया मान जो होगा वो यथार्थ होता है। आगे फिर मैं बात करता हूं, यहां पर आपको वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग बताई गई है। तो वर्नियर के लिए आपको ध्यान रखना ही था कि ये 0.001 mm वो इंच के अंदर जो है इसका अल्पत मापांक अपने को याद रखना होता है। आगे फिर है इनसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों आपने अभी जो पढ़ा सामान्य प्रकार का माइक्रोमीटर वो था आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब ये है कि जैसे ये आपका कोई कंडक्टर था तो कंडक्टर की बाहरी व्यास जो होगा उस बाह्य व्यास को नापने का काम कर रहा था वो, जबकि अंदर का व्यास जो नापना हो तो कौन सा माइक्रोमीटर हम काम में लेंगे, तो वहां पर फिर आपका इनसाइड माइक्रोमीटर काम में आएगा। वहां पर आपका इनसाइड माइक्रोमीटर आएगा काम में। इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये दोनों के दोनों हिस्से जो है, मान लो आपके पास में कोई इस प्रकार से कोई पाइप था, खोखला पाइप, तो खोखला पाइप जो था उस खोखले पाइप के अंदर ले जा करके और फिर इस रेचिट को अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे या पीछे करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी की पूरी माप नहीं ले ले। तो पूरी की पूरी माप जो ले लेगा उसको अपन यहाँ पर जो है इसका स्केल है उस स्केल के साथ में काउंट कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये किसी पाइप के या फिर किसी खोखले पाइप के आंतरिक व्यास को मापने का काम करेगा, और आंतरिक व्यास को जो मापने का काम करेगा वही आपका जो है वो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। यहां पर दोस्तों इसके अंदर लॉकिंग नट ये होता है, ये यहां पर लॉकिंग नट है इसका, ये इसका स्पेंडल है, ये यहां पर इसका रेचिट स्टॉप है ही, ये वही स्केल है आपके एक डेटम पे और एक थिम्बल पे। थिम्बल वाला जो होगा वो 1 mm को 100 भागों में बांटने का काम करता है, और यहाँ पर ऊपर जो होगा वो मुख्य स्केल होगा और नीचे जो होगा वो सब स्केल होगा। ठीक उसी प्रकार से यानी ये आपका जो है वो इनसाइड माइक्रोमीटर है, और इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए आपको जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये खोखले पाइपों के अंदर का व्यास नापने के काम में आता है। आगे फिर हम बात करते हैं डीप गेज माइक्रोमीटर। तो डीप गेज जैसे ही नाम से पता लग रहा है कि ऐसे स्थान जो गहराई में हो और गहराई के अंदर कोई चीज को नापना हो कि कितना व्यास है उसका,
तो वहां पर आप जो है वो कौन सा माइक्रोमीटर काम में लेंगे, डीप गेज माइक्रोमीटर। तो ये यहाँ पर आपको इस चित्र में डीप गेज माइक्रोमीटर बताया गया है। आगे फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर बेंच माइक्रोमीटर। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि प्रयोगशालाओं में उपयोगी है, प्रयोगशालाओं में इसको काम में लेंगे, क्योंकि हाथ में अपन माइक्रोमीटर को लेकर के काम में करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके हिलने डुलने के चांस रहते हैं और उसकी यथार्थता जो है उसकी बिगड़ सकती है, जो भी माप की यथार्थता है वो बिगड़ सकती है। इसलिए आप जो है वो बेंच माइक्रोमीटर लेते हो और बेंच माइक्रोमीटर ठीक वैसे ही काम करेगा। इसमें वो लॉकिंग नट है, बस सीधी सी बात है ये बेंच के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो कसा जाएगा। बाकी ये एनविल है, स्पेंडिल है, मेजरिंग फेस है, यहाँ पर वो जीरो एडजस्टर पेच लगा हुआ है। ये आपका जो है वो डेटम है, उसका मुख्य स्केल यहाँ पर होता है और ये आपका थिम्बल है, थिम्बल स्केल यहाँ पर है ही, और ये आपका जो है वो रेचेट स्टॉप है। तो ठीक वैसे ही है, बस इसको बेंच के ऊपर क्या होगा, ये कसा हुआ होगा। आगे फिर हम बात करते हैं थ्रेड माइक्रोमीटर। तो थ्रेड माइक्रोमीटर, थ्रेड का मतलब दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए चूड़ियां होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि थ्रेड माइक्रोमीटर जो होगा उसमें कुछ इस प्रकार से एनविल और स्पेंडल दोनों नुकीले होंगे थोड़े, तो नुकीले होंगे तभी वो जो है इनकी चूड़ियों के अंदर जो है स्क्रू की चूड़ियों में जो है वो बैठ सकते हैं और बैठ करके क्या करेंगे, वो नाप को लेने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो थ्रेड माइक्रोमीटर जो है उसका क्या यूज हो गया है, चूड़ियों के बीच का जो है व्यास वो लेने के काम में आएगा। तो किसी भी पेच स्क्रू की चूड़ियां जो है उनके व्यास को नापना है अपने को, उनकी मोटाई को नापना है, तो यहाँ पर थ्रेड माइक्रोमीटर हम काम में लेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं द्विध्रुव माइक्रोमीटर। यानी ये देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार की कोई आपके पास में शेप है वी आकृति की, तो वी आकृति की शेप की मोटाई याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, द्विध्रुव माइक्रोमीटर लेंगे। या फिर अपन ये देखने के लिए कि वी खांचा जो है वो कितनी गहराई तक है या कितनी मोटाई का बना हुआ है, तो इसके लिए आप कौन सा लेंगे, द्विध्रुव माइक्रोमीटर काम में लेंगे, जिसका चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे फिर बात करते हैं थिकनेस माइक्रोमीटर में। तो थिकनेस की मतलब यहाँ पर मोटाई से मतलब है, यहाँ पर कोई भी जॉब है आपका, उस जॉब को यहाँ रखेंगे और इस माइक्रोमीटर की सहायता से आप जो है वो रेचिट को जो है घुमा करके और उसकी थिकनेस पता करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये आपका जो माइक्रोमीटर है वो क्या कहलाएगा, थिकनेस माइक्रोमीटर। दोस्तों ये आपको थोड़े शॉर्ट में इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अपने जो है वो केवल ये पता होना चाहिए अपने को कि माइक्रोमीटर जो है वो कौन कौन से प्रकार के हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है। बाकी तो मैंने डिटेल से जो बताने वाला था वो एक माइक्रोमीटर था, अपने सामान्य माइक्रोमीटर, उसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर भी ली है। आगे बात करते हैं फिर हम हब माइक्रोमीटर। तो हब माइक्रोमीटर जो है उसके लिए एक क्वेश्चन आया करता है दोस्तों, वो क्वेश्चन है तारों व सीटों की मोटाई ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माइक्रोमीटर कौन सा होता है, तो हब माइक्रोमीटर। यानी इससे क्या कर सकते हो आप, किसी सीट की या फिर किसी तार की मोटाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हो, खासतौर से महीन तारों की, महीन तारों की। तो दोस्तों ये था अपना माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है उसका मुख्य आपको याद रखना है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कि सिद्धांत की, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि ये रोटरी फास्टनरों यानी कि नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। एक इसका अल्पतमापांक याद रखना है और दूसरा जो है इसके भागों का नाम पता होना चाहिए और इसकी माप लेना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोमीटर के लिए और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे माइक्रोमीटर जो है वो यार्क सावर जो है उन्होंने जो है इसका आविष्कार किया। गैस्काइन वैज्ञानिक का नाम है, यार्कशायर जगह का नाम है, उन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। और जाहिर सी बात है ये इसके द्वारा जो नापा गया माप होगा वो यथार्थ होगा और इसीलिए अपन इसको काम में लेते हैं। और SWG जो है उसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं रहती है, जैसे एल्यूमिनियम के तार का जो है
वो व्यास वहां पर नहीं नापा जा सकता है, लेकिन इससे जो है वो एल्यूमिनियम के तार भी नाप सकते हैं। दूसरी बात, मानव के बाल जैसी आकृति जो है उसकी भी आप मोटाई जो है वो माइक्रोमीटर से आप ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ऑप्शन कौन सा है?